Hi guys, welcome to my YouTube channel Let's Prepare for Boards. I hope you all are doing fine. ठीक है, तो आज हम अपना सेकंड पार्ट इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 2। और कल हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तक पढ़ लिया था। मतलब हमने ये देख लिया था कि एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, देन मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बताई थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाली जो थी, ठीक है, और मिल्कीनेस अगर ज्यादा टाइम तक पास करें CO2 तो डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, और उनकी जो रिएक्शंस होती है। ठीक है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको साथ साथ पढ़ते रहना है, क्योंकि जब आप दूसरी वीडियो देखने आ रहे हो या आप आगे चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वो आपको आना, रिवाइज किया होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप एक कॉन्टिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाओगे। एंड अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है तो कॉन्टिन्यूटी, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक से, और हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है आज, वो होने वाला है कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या कॉमन होता है। एसिड्स में, सब तरह के एसिड्स में और सब तरह के बेसिस में क्या कॉमन होता है अपने अपने बेसिस में, टोटल जो भी है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि सारे एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है मतलब जो कुछ और दे रहा हो, हाइड्रोजन गैस ना दे रहा हो, ठीक है, कोई और गैस दे रहा हो, क्लोरीन दे रहा हो, ऐसे ही कोई भी और। हमने देखा कि सारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं जब मेटल्स के तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब हमें जब कुछ निकालना है सारे तरह के एसिड्स में कॉमन, तो हम इसी रिएक्शन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। हमने देखा था क्या बन रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब जो मेटल है वो तो हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा होगा ना। मेटल में हाइड्रोजन थोड़ी होगी, मेटल क्या होगा, सोडियम होगा, आयरन होगा, जिंक होगा, वो थोड़ी हाइड्रोजन दे सकता है। उसका कंपोनेंट तो किस में आ रहा होगा, सॉल्ट में आ रहा होगा। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस आई तो रिएक्टेंट से ही है। आई तो निकल के कहाँ से, रिएक्टेंट से ही है। दैट मीन्स रिएक्टेंट में कुछ ऐसा है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करा रहा है। अब रिएक्टेंट दो ही है, उसमें वो मेटल तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, एसिड। दैट मीन्स एसिड में कुछ ना कुछ H है। अब वो क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक पहले एक्टिविटी करेंगे, और इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हमने एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में मैं सोल्यूशन लूंगी, अभी वो देखते हैं कौन सा सोल्यूशन लेना है। और इसमें मैंने एक कॉर्क रखा हुआ है, और इस कॉर्क में मैंने दो आयरन नेल्स फिक्स करे। और इसका मैंने एक एंड उठाया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और एक एंड मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। एक मैंने की लगाई है, और बाकी ये दूसरा एंड ऐसे कनेक्ट करा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है कि बैटरी ली है, बल्ब लिया है। अब आपको नोटेशंस पता है, आपने 8th 9th में फिजिक्स में किया हुआ है कि ये बैटरी है, जो ये लंबा वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव को शो करता है, शॉर्ट वाला नेगेटिव, और एक सेल को दूसरे सेल से ऐसे कनेक्ट करके भी दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका बल्ब है, ये आपकी की है। अब ये की अगर आप ये डॉट हटा दो तो दैट मीन्स सर्किट ऑफ है, अगर लगा दो तो दैट मीन्स आपने सर्किट क्लोज कर दी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर ये सोल्यूशन लेना है, तो मैंने एक एक करके डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस लिए हैं। पहले मैंने एक सोल्यूशन लिया है ग्लूकोज का, फिर मैंने सोल्यूशन लिया HCl का, फिर मैंने लिया H2SO4 का। अब आपको ये एसिड्स पता है आपके क्या क्या है। ठीक है, तो पहले आपने ग्लूकोज लिया है, फिर आपने HCl लिया है, फिर आपने H2SO4 लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है कि जब मैंने इसमें HCl डिप किया, सॉरी ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज लिया था, तो ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, की प्लग इन करी, सर्किट ऑन हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं करता, मतलब अगर बल्ब ग्लो करेगा तो ऐसे होगा। ठीक है, ये लाइट को शो कर रहा है, तो बल्ब पहले केस में ग्लो नहीं करता। ये देखा मैंने कि बल्ब के पहले केस में ग्लो नहीं कर रहा। ग्लूकोज हटा दिया, सर्किट वही रखा, और फिर मैंने अब क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। HCl डाला तो देखा बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर सेम HCl हटा दिया, H2SO4 डाला, देखा बल्ब ग्लो कर रहा है। की प्लग इन करी और चेक कर लिया। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि ग्लूकोज में तो ग्लो नहीं किया बल्ब, लेकिन HCl और H2SO4 में ग्लो कर गया। तो इसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी ये बेसिस वाला पोर्शन हटा देते हैं, और इसी को जरा आराम से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ
कि ग्लूकोज में तो ग्लो नहीं कर रहा था बट इसके केस में ग्लो कर गया। तो बेसिकली जो आपके सारे एसिड्स होते हैं ना, कोई भी एसिड उठा लो, जैसे ये HCl, ये किन से मिलके बना है? ये आयन से मिलके बना है। किन से मिलके बना है? आयन से। दो तरह के आयन होते हैं हर कंपाउंड में, कैटायन और एनायन। HCl आप देख चुके हो, जब आप फॉर्मूला बना रहे थे तो आपने देखा था कि H जो है प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ठीक है। तो HCl जो है आपका, वो किन आयन से मिलके बना है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। पॉजिटिव H प्लस है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, और नेगेटिव आयन आपका Cl माइनस है। अब H प्लस है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। सिमिलरली आपकी जो H2SO4 गैस है, ये भी आयन से मिलके बनी है। केटायन यहाँ पर भी H प्लस है, और एनायन ये तो आपने देखा भी था जब आप फॉर्मूला बना रहे थे, SO4 2 माइनस। अब यहाँ पर H दो थे, SO4 एक था, SO4 एक, पर H दो थे तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगी। तो इस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से आपको दो H प्लस केटायन मिलेंगे और एक SO4 2 माइनस एनायन मिलेगा। तो सब एसिड्स में कॉमन चीज ये है कि जब आप इनको सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। दो तरह के, कैटायन और एनायन। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। एक बार देख लो इस पूरे सेटअप को, रिकॉल कर लो अभी तक हमने क्या किया है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब ये सारे आप देख रहे हो एसिड्स टूट के H प्लस आयन देंगे। नेगेटिव आयन तो बदल रहा है, ये सेम है। ठीक है। अब इन आयंस का बल्ब के ग्लो करने से क्या लेना देना है? बल्ब ग्लो कब करेगा? जब करंट पास हो रहा होगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, है ना। करंट के फ्लो होने के दो रीजंस होते हैं। करंट के फ्लो होने के दो रीजंस होते हैं। या तो देयर शुड बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर देयर शुड बी फ्लो ऑफ आयंस। करंट अगर सर्किट में पास हो, उसके लिए हमें इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या फिर फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो, फ्लो मनी की मूवमेंट, that means there should be movement of either electrons or there should be either movement of ions. What is happening in this particular case is that आपने लिए acids, इनको जब आपने पानी में डिसॉल्व किया और सेटअप में कनेक्ट किया तो ये किस में टूटे? कैटायंस एंड एनायंस में। आयंस प्रोड्यूस हुए। आयंस जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, यहाँ इसके अंदर H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे इस सेटअप के थ्रू, यहां से, और नेगेटिवली चार्ज आयंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और सर्किट को कंप्लीट कराएंगे। आयंस का फ्लो हो रहा है, मूवमेंट क्या है? फ्लो। मैंने यही बोला फ्लो होना चाहिए। तो जब आयंस का फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। आयंस का फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए HCl H2SO4 के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है। ग्लूकोज के केस में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। और ये किसी भी तरह के आयंस में ब्रेक नहीं होता, ये कोई भी तरह के आयंस नहीं बनाता, इसीलिए इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। वेराज HCl और H2SO4 के केस में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात। अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं अपने वापस कि एसिड्स में कॉमन क्या है। ठीक है, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि एसिड्स में कॉमन क्या है। तो हमने देख लिया कि हमने जब HCl और H2SO4 को देखा तो इनमें कॉमन क्या था? HCl H प्लस आयन दे रहा था और Cl माइनस। H2SO4 H प्लस आयन दे रहा था और SO4 2 माइनस, ये आयन्स दे रहा था। ठीक है। दैट मीन्स कि सब एसिड्स में कॉमन आयन क्या है? H प्लस। सिमिलरली अगर हम बेसिस की बात करेंगे, सेम सेटअप यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था, सेम सेटअप, और उसी में आप HCl और H2SO4 को सर्किट में बेस से रिप्लेस कर दो। यानी कि आप कोई भी बेस ले लो,
NaOH और KOH कोई भी। तो ये भी आपको याद है कि NaOH जो बेस था वो किन आयंस में डूबता था, Na प्लस और OH माइनस। सिमिलरली KOH जो बेस है वो किन आयंस में डूबता है, K प्लस और OH माइनस। ठीक है। सो बेसिस में कौन सा आयन कॉमन है, OH माइनस। सब बेसिस के पास एक कॉमन आयन है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। इस आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। Acids have H plus ion as common and all bases have OH minus ion as common. आई होप इतना ये समझ आ गया होगा टॉपिक कि क्या चीज कॉमन होती है सब एसिड्स में और क्या कॉमन होता है सब बेसिस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, जिससे हमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है कि आयंस रिलीज कब होते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें हमने NaCl लिया है और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम H2SO4 डाल रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो NaCl और H2SO4 ये दो केमिकल आपने मिक्स किए, इनके बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन ऐसी होगी NaCl प्लस H2SO4, तो Na2SO4 सॉल्ट बनेगा और HCl गैस। ये Na प्लस है ना, इसका प्लस वाला पार्ट इसके नेगेटिव से कंबाइन करेगा, इसका प्लस इसके नेगेटिव से। ठीक है, ये तो अब अभी तक हम समझ चुके हैं। तो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, HCl एक गैस है। अगर HCl एक गैस है तो मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके आ, और एक पेपर नहीं लेके आ रही, मैं दो तरह के पेपर लेके आ रही हूँ, एक ड्राई और एक वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो मैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करवाना चाहती हूँ, जो कि होगा क्योंकि HCl मेरी गैस है, HCl सॉरी मेरा एसिड है, तो ब्लू को रेड में हो जाना चाहिए, ड्राई वाले को भी हो जाना चाहिए और वेट वाले को भी हो जाना चाहिए। बट हम नोटिस करेंगे कि ड्राई वाला नहीं चेंज होगा रेड में, वेट वाला हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो हम ढूंढ रहे थे। जब आपके पास ड्राई लिटमस पेपर है ना, और HCl गैस तो वैसे ही ड्राई है, तो जब आपका कंपाउंड या जो भी एसिड है वो ड्राई होगा, तब वो इन आयंस में ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होने के लिए उसे एक्वस मीडियम चाहिए। जैसे कि आप लेके आए वेट लिटमस पेपर, तो HCl कैसा हो जाएगी, गैस। लिटमस पेपर वेट वाले से जब वो कांटेक्ट में आएगी तो वो गैस कैसी हो जाएगी, वेट हो जाएगी, और तब ये आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो आपको एसिडिक नेचर मिल ही किस वजह से रहा था, आयन की वजह से तो मिल रहा था, H प्लस आयन की वजह से। एसिडिक नेचर है उसका। अगर आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस है ही वो इसकी वजह से, H प्लस की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए जब वेट है तो चेंज होगा, ड्राई है तो नहीं होगा, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं। आई होप इतना क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, कि अब हमें ये देखना है कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हो रही थी वो एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन में भी एक्चुअल में हो क्या रहा था, उसको देखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप फिर बेसिस का भी कर लोगे इसी तरह से। आई होप कि बेस आपने ले लिया, NaOH और KOH तो ले चुके हैं, अब MgOH होगा इसलिए लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH प्रेजेंट है, बेस है, इसमें क्या आयंस होंगे, Mg2 प्लस और OH माइनस। Mg एक, OH दो है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, दो। दैट मीन्स एक MgOH2 से दो OH माइनस आयन मिलते हैं, और ये भी तब मिलेंगे जब आप इसका लोगे एक्वस मीडियम, तभी आयंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, इसी से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको आ जाता है, ये 1 मार्क में ना क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अल्कलीज, अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज भी बेसिस ही होते हैं। तो अगर अल्कलीज बेसिस ही होते हैं तो फिर नया नाम क्यों चाहिए, बेसिस ही बोलो ना। अल्कलीज वो बेसिस होते हैं बेटा जो कि सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। bases which are soluble in water are known as alkalis। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। bases which are soluble in water are known as dash, bases which are soluble in water are known as alkalis। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम लिख रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअल में आप देखो हो क्या रहा होता है, कि आप क्या लेते हो, उसमें एक एसिड लेते हो, बेस लेते हो,
एक एसिड लेते हो एक बेस लेते हो, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एक्चुअल में रिएक्शन हो ही H प्लस और OH माइनस के बीच में रही होती है, क्योंकि एसिड का एसिडिक कैरेक्टर H प्लस की वजह से और बेस का बेसिक OH माइनस की वजह से। तो एक्चुअल में रिएक्शन सिर्फ इतनी ही है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली है यही, और कुछ भी नहीं है। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आपको बेसिस एसिड्स के बीच में क्या कॉमन होता है, ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब एक और 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, वो मैं बता देती हूँ। 1 मार्क में पूछते हैं कि आपको एसिड को डाइल्यूट करना है, आपको एसिड को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है मतलब पानी मिलाना है उसमें। यू वांट टू ऐड वाटर टू एसिड। तो आप क्या करोगे, एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे? मतलब क्वेश्चन ये है कि आप बीकर में एसिड ले लो और ऊपर से पानी डालो, या फिर आप बीकर में पानी ले लो और ऊपर से एसिड डालो। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि आप एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे। ठीक है, सो अब इसका आंसर देखते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। सो आप क्या करोगे, एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे? इसको सोचने के लिए पहले इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है कि ऐसे ये दो ऑप्शन आए कहां से, क्यों ऐसे, कुछ भी कर लेते। बेसिकली जब भी आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हो ना, तो रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है मींस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो अगर आप पानी डाल दोगे ना एसिड में, आपने ये एसिड लिया ऊपर से पानी डाला, तो एसिड अपने आप में बहुत, आपने देखा होगा एसिड गर्म होते हैं, ठीक है, तो आपने एक बूंद भी पानी डाला तो ये क्या करेगा, ये स्प्लैश आउट करेगा। रिएक्शन जो भी इनके बीच में हाईली एक्सोथर्मिक होगी, तो सीधा एक्सोथर्मिक होगी, हीट के साथ ये बाहर निकल के आएगा, आपके फेस पे स्पिल हो सकता है, कहीं पे हैंड्स पे स्पिल हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको बर्न्स हो जाएंगे आपको उस वजह से। ठीक है, तो कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते, एसिड को पानी में डालते हैं, और वो भी स्लोली स्लोली, ड्रॉप बाय ड्रॉप, साइड से ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टिर करते हुए, स्टिरर यूज करते हैं, एक हैंड से स्टिर करते जाते हैं और दूसरे से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। इस तरह से फिर वो स्प्लैश आउट नहीं करता। सो यू ऐड एसिड टू द वाटर स्लोली। ठीक है, नॉट मतलब सीधा एक साथ एक पूरा क्या पूरा टेस्ट ट्यूब भर के आपने डाल दिया, ऐसे भी नहीं। कॉन्स्टेंट स्टिरिंग के साथ लगातार स्टिर करते हुए स्लोली आप ऐड करते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस। और डाइल्यूशन कैसे करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब समझ आना चाहिए। डाइल्यूशन मीन्स आप एसिड में उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, किस चीज को ऐड करके, वाटर को ऐड करके। वाटर को ऐड करके आप एसिड की या बेस की, कोई भी चीज हो सकती है, स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो। ठीक है, कैसे, डाइल्यूशन करके। डाइल्यूशन में जब आप एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, डाइल्यूशन से आप क्या कर रहे हो, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो। स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है एसिड की, किस चीज पे, H प्लस आयन पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ एसिड या बेस की किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन पे या OH माइनस आयन पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं, दैट मीन्स इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। सो इफ यू आर डाइल्यूटिंग एन एसिड, यू आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। इफ यू आर डाइल्यूटिंग अ बेस, you are decreasing the concentration of OH minus ions। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, ग्रेट। अब हम आगे का देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। अब हम एसिड बेसिस में क्या कॉमन होता है ये कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें पता क्या चल चुका है कि सब एसिड्स में कॉमन होता है H प्लस आयन, और सब बेसिस में कॉमन होता है OH माइनस आयन। एसिड्स की स्ट्रेंथ को बताता है ये वाला आयन, और बेसिस की स्ट्रेंथ को बताता है OH माइनस आयन, बेसिस की स्ट्रेंथ को बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और तरीका है हम एसिड्स की स्ट्रेंथ को जानने का, वो है हमारा पीएच। पीएच में देखो मैंने लिखा है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन।
इसकी फुल फॉर्म। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब पोटेंस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल। तो पीएच कुछ भी नहीं है, पीएच हमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। पीएच क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ना, दैट मीन्स ये हमें क्या बताता है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। और इस पीएच स्केल के थ्रू भी हम ये पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है, वीक बेस है, या न्यूट्रल। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक पीएच स्केल बनाया हुआ है। आपकी बुक में भी ऐसा सही डायग्राम है, बस यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर किया हुआ होगा इसमें, जिसमें मैंने ब्लैक सा शो कर रखा है। ठीक है, और स्केल आपका 0 to 14 जा रहा होगा। नंबरिंग तो कर ही लोगे, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ लिखा होगा H प्लस आयन इस वाले पोर्शन में, और यहाँ पर लिखा होगा OH माइनस इस वाले में। तो इसको समझते हैं ये क्या है, ये डायग्राम क्या है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि जो एसिड है उसके पास सिर्फ H प्लस ही होंगे, OH माइनस नहीं हो सकते, और जो बेस है उसके पास सिर्फ OH माइनस ही होंगे, H प्लस नहीं हो सकते। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? किसी भी कंपाउंड के एसिड या बेस होने का मतलब क्या है? जैसे कोई बेस ले लो, बेस का मतलब ये है कि उसके पास OH माइनस आयन है, बिल्कुल ठीक है। उसके पास H प्लस आयन भी है, लेकिन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा है। ठीक है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन सी चीज हुई? OH माइनस ना, वो ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए वो क्या हो गया? अपने आप में एक बेस हो गया। ठीक है, H प्लस आयन है बेस के पास, पर वो कम है इन नंबर एज कंपेयर टू OH माइनस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो पीएच स्केल है, इसमें जो ये 7 है, 7 इंडिकेट करता है न्यूट्रल सब्सटेंस को। 7 से इस तरफ आपके हैं सारे एसिड्स, और 7 के इस तरफ आपका जो भी सब्सटेंस है वो है बेस। अगर आप इस तरफ इस तरह से मूव करते हो तो आपके एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एसिड की स्ट्रेंथ 7 से 0 की तरफ इंक्रीज होती है, यानी अगर किसी एसिड का ये पीएच 1 है और किसी एसिड का पीएच 5 है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और ये वीकर एसिड होगा। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? आई होप समझ आ रही होगी। तो अगर pH 1 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 5 6 तो वो वीक एसिड। सिमिलरली बेस में इस तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसको आप इसी तरह से बना सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी का बी pH 13.5 है लेट से, और एक बेस है जिसका pH 9.5 है, तो जिसका 13.5 बेस है pH है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और जिसका pH 9.5 है वो आपका वीकर बेस होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, हायर पीएच तो बेसिक कैरेक्टर हायर होगा, पीएच में लोअर वाले में जाएंगे तो 1 वाला स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, 5 वाला वीकर एसिड होगा। 7 न्यूट्रल है, न्यूट्रल में आपका क्या आ जाता है? वाटर। अब इसको देखो कि इसमें ये जो ये ब्लू कलर से आपका ऐसे दिखा रखा है, वो क्या दिखा रखा है? उसके ऊपर लिखा हुआ H प्लस और नीचे वाले पे लिखा हुआ है OH माइनस। ये कॉन्सेंट्रेशन दिखा रखी है H प्लस और OH माइनस आयंस की। एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहे हो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ये वाला पोर्शन खत्म हो रहा है ना, इस तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, और जो OH माइनस वाला है वो बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि एसिड में भी दोनों आयन होते हैं, बेस में भी दोनों आयन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एसिड में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और बेस में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो देखो हम जब बेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो OH माइनस की बढ़ रही है, H प्लस की घट रही है। जब हम एसिड की तरफ आए उधर से तो H प्लस की बढ़ रही है और OH माइनस की घट रही है। इतना समझ आ गया? आई होप पीएच वाला पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इससे, कि पीएच आपकी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होती है। एसिड और बेस दोनों में दोनों तरह के आयंस होते हैं, बस ये बात है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा है। 7 से इस तरफ जाते हैं तो जैसे एसिड्स होते हैं, और 1 2 वाले स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे, 5 6 वाले वीक। ये 1 2 में कौन से आ जाते हैं? HCl H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीकर एसिड्स में आपका आ जाता है जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब ये स्ट्रॉन्गर बेस वाले, इसमें आपके NaOH KOH आ जाएंगे। और वीकर बेस में 9.5 ये सब जो है, इसमें आपके वीक बेस आ जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़े वीकर हो गए कंपैरेटिवली। तो यहाँ पीएच का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
समझने का है लेकिन, ठीक है। अब इतना हम कर चुके हैं कवर, हमारा मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बस इस पीएच की एप्लीकेशंस और सॉल्व्स वो रह गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच की एप्लीकेशंस, पीएच एवरीडे लाइफ में हमें कहाँ दिखता है, दांतों का पीएच कितना होता है, स्टमक में पीएच कितना होता है, एसिडिक बेसिक जो मेंटेन होता है वो, और जो हमारे कुछ सॉल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्ट्स में बेसिकली आपका सॉल्ट का फॉर्मूला, सॉल्ट के यूजेस, सॉल्ट बनता कैसे, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू कि आपको अटेम्प्ट भी कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।